तो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 9 વિષય હિન્દી તમે બધા વિદ્યાર્થીઓ પદ્ય નંબર 1 થી માંડી અને પદ્ય નંબર 7 સુધી અભ્યાસ કર્યો છે। તો આજે આપણે એક ગદ્યનો અભ્યાસ કરીશું। ગદ્ય નંબર 8 જેનું નામ છે गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। तो वह गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, इस गद्य के लेखक है मोहन राकेश और उस गद्य का साहित्य प्रकार है यात्रा वर्णन। तो गुलमर्ग की एक खिड़की के एक रात, वह मोहन राकेश की एक साहित्यिक कृति है यात्रा वर्णन। तो उसमें उन्होंने यात्रा संबंधित बातें की हैं। तो गुलमर्ग वह कश्मीर की जो पहाड़ी है, उन कश्मीर की पहाड़ियों में एक है। उन सभी पहाड़ियों में से गुलमर्ग की पहाड़ी है वही सर्वश्रेष्ठ है और उन्हीं का यात्रा वर्णन लेखक ने इस गद्य द्वारा हमें बताया है कि गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, वह परिवेश नाम से लिया गया है। यानी कि परिवेश नाम की गद्य में यह लेख लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वातानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है, अपने में समाहित देने लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया नहीं जा सकता। गुलमर्ग की जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों का अकल्पनीय सौंदर्य है, वह सौंदर्य लेखक भूले नहीं जाते। इस गद्य की कथा वस्तु, तो कुछ जगह होती हैं जिन्हें आँख एक बार देखती हैं तो चौंक उठती है। लेखक कहते हैं कि मोहन राकेश कि कुछ ऐसी जगह होती हैं कि आँख एक बार देखने से चौंक उठती है, लगे आश्चर्य में पड़ जाती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। उदासीन होना यानी कि अनमना होना, उन शब्द का समानार्थी होगा अनमना होना। गुलमर्ग ऐसी एक जगह नहीं है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। लेखक को वहाँ कुछ असाधारण नहीं लगा, यानी कि साधारण लगा कि लगा एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट, और बस तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। लेखक घंटों भर में सारा गुलमर्ग की पहाड़ियाँ देखाए। झुरमुट यानी कि शब्द समूह के लिए एक एक शब्द पेड़ पौधों का समूह को कहते हैं झुरमुट, और बस तब मैं घंटे भर सारा गुलमर्ग देखाया था। मगर बाद में महीनों बाहर रहने पर एहसास हुआ यानी कि अनुभव, एहसास शब्द का समानार्थी होगा अनुभव। तो अनुभव हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है। व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है। आत्मीयता यानी कि अपनापन, समानार्थी शब्द, गहरी दृढ़ हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियाँ, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह दूसरी ओर वहाँ पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उस अपने में समाया सा लगता है। वह व्यक्ति उस प्रकृति के तत्वों में समाया साने लगता है, यानी कि निहित होना, में छिपे रहना। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा यानी कि एक प्रकार का कोहरा, धूल, घना कोहरा, धूल का चारों ओर छाने लगना, उसे कहते घना कोहरा। तो घना कोहरा, और वह व्यक्ति इस कोहरे को देखकर लगता है कि, तो उसमें गुलमर्ग में रहकर वहाँ एक व्यक्ति अपना हिस्सा बनने लगता है, और चारों ओर मैदान, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है। व्यक्ति उस वातावरण से परिचित होने पर भी अपरिचित बने रहता है, यानी कि उसका सौंदर्य है। गुलमर्ग में
सपने फूल बनकर उगते हैं। व्यक्ति के जो सपने हैं, व्यक्ति की ख्वाहिश, वह फूल बनकर उगते हैं। यानी कि फूल जब खिलता है उसी तरह सपने भी खिल उठते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं। आंखें मुग्ध होकर यानी कि मोहित होकर, मुग्ध होना है कि मोहित हो जाना, मुहावरा और शब्द समानार्थी शब्द। मोहित हो जाती हैं और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। रंग शब्द का विरोधार्थी होगा बेरंग। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती हैं। नई नई कोपल यानी कि नई पत्ते, नए पत्ते फूट जाते हैं। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों की पोर्टिको यानी कि बादलों के बरामदा के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियाँ इसे कहते हैं कि घूमने के लिए आए हुए लोग, उसे कहते हैं सैलानियाँ। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। तो बार बार सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती हैं। रंगों के कुछ बिंदु, हरियाली के पट जहाँ जहाँ छिटके हैं, सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती हैं। पारदर्शक उसे कहते हैं कि जिसके आर पार देखा जा सके। शब्द समूह के लिए एक एक शब्द, जिसके आर पार दिखाई जा सके उसे कहते हैं पारदर्शक। तो पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा उड़ने लगता है। मैदान सुरमई यानी कि सुंदर, सुरमई यानी कि सुंदर आभा उड़ने लगता है। सुंदर आभा उड़ने लगता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध, चारों तरफ हवा का धुंधलापन है और बेबस होकर फैली हुई पगडंडियों की पतले पतले नरम बाहें। बेबस यानी कि लाचार, बिछुड़ती हुई फैली हुई पगडंडियाँ। पगडंडी यानी कि जहाँ लोगों के आने जाने से बना पतला रास्ता, उसे कहते हैं पगडंडी। तो वह शब्द समूह के लिए एक एक शब्द, लोगों को आने जाने से बना पतला रास्ता, तो उसे कहते हैं पगडंडी। तो पगडंडी यो की पतली पतली नरम बाहें, जब तक बादल बरसेगा बारिश होगी, बाहें फैली रहेगी ऐसी ही कोमल, विस्तृत और निराल। कोमल यानी कि रुजु, विस्मृत जिसको भुलाया नहीं जा सके, विस्मृत और निराल। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़, भेड़ और बकरियों के रेवड़ यानी कि समूह, झुंड, भेड़ और बकरियों के समूह पगडंडियों पर टंक जाएंगे, खड़े रह जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करना सा प्रतीत होगा। दिन और रात की प्रतीक्षा करने लगेंगे। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। लेखक कहते कि रात आएगी सब कुछ खामोश यानी कि शांत, चारों ओर वातावरण में सन्नाटा छाया जाएगा। खामोशी यानी कि सन्नाटा, शांति। उस शब्द का विरोधार्थी होगा खामोशी तो कोलाहल, शोर बकोर। खामोशी, शांति छा जाएगी। जो दिन के समय इतने वाचाल हो जाते हैं। और गुलमर्ग की पहाड़ियों दिन के समय जब चारों ओर पहाड़ियों में वाचाल यानी कि बातूनी, वाचाल यानी कि बातूनी, मुखर, चारों ओर बातें सुनाई देने पड़ती है, कोलाहल सुनाई देने पड़ता है। रात के समय पर वह चारों ओर सन्नाटा, खामोशी छा जाएगी। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था। लेखक इंतजार कर रहे थे। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार, समानार्थी शब्द। इंतजार कर रहे थे कि कब वह मुझ पर तक पहुँचे बादल और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत, इशारा मेरे सामने और था और उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आजा आजा, मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। लेखक कहते कि ये घटा, बारिश की घटा, बारिश के बादल, आजा, मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। कमज़ोर यानी कि निर्बल, और कमज़ोर शब्द का विरोधार्थी होगा बलवान।
मैं तुझ जैसा कमज़ोर निर्बल नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठ रहा था, तूफान चारों ओर उठ रहा था। तूफान यानी कि एक प्रकार का कुदरती आफत, तूफान यानी कि आफत उठ रही थी, आपत्ति। तूफानों से टकराते उसे युवान कहते हैं, तूफानों से चट्टानों से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से टकराते हैं उसे युवान कहते हैं। तो तूफान बहुत बढ़ रहा था, बार बार जोर की गर्जना होती थी, जिससे धरती और आकाश की शिराएं कांपती थी, जिससे धरती और आकाश के जो रेखा है अवकाश क्षितिज, वही क्षितिज कांप उठती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी, चित्रपट पर बिजली कौंधती थी। और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट, जब प्रकाश का भयंकर विस्फोट आवाज़ होता था, वही आवाज़ चीज़ को नंगा कर देता, यानी कि आवाज़ बहुत भयानक था। मैं खुश था कि थोड़ी ही देर में ये बूंदे मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। लेखक तूफान से डरते नहीं थे, मगर वह निडर होकर खड़े थे। मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ था वहाँ ठिठक गया। ठिठक जाना यानी कि रुक जाना, और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह वह दम तोड़ने लगा। बिजली के सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे ये बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा। लेखक को वह जब ऊंचे आसमान एक पहाड़ियों पर चढ़े थे, वह बिजली और बारिश में भीगने के लिए वह लेखक भी उन पहाड़ियों से नीचे आ गए। तूफान का जोर उतर गया, तूफान का जोर यानी कि जोर शांत हो गया, और उसके साथ ही मेरा भी जोर शांत हो गया। मैं उसके बराबर का भी नहीं हो सका। तो ऐसे वह क्षण में, जीवन में दो ही ऐसे क्षण एक बार आती हैं। तो ऐसे क्षण थे जीवन में, दो एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए भी ऐसे क्षण हर किसी को जीवन भर में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तो गुलमर्ग के जो क्षण हैं, ऐसे क्षण व्यक्ति के जीवन में एक बार यही क्षण आती होगी, तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को भी इस वहाँ गुलमर्ग पर खींचकर वहाँ ले जाता है। और व्यक्ति का मुद्दत यानी कि समय, काफ़ी समय तक वहाँ रहने के लिए खींच जाता है। वरना वहाँ है क्या एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गुल्फ खेली जा सकती है। तो एक गुलमर्ग की जो पहाड़ियाँ हैं, तो वह उस जगह पर कुछ नहीं है। गुलमर्ग की पहाड़ियाँ काश्मीर में एक खुला सपाट सा मैदान है और चारों ओर पत्थर की पहाड़ियाँ हैं। तो उन पहाड़ियों में कुछ नहीं है, खुला सपाट मैदान, गोल्फ खेली जा सकती है वहाँ पर। गोल्फ की एक प्रकार की तो रमत, तो वह गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाने लगता है, और व्यक्ति क्यों बार बार उन गुलमर्ग में जाने लगता है? क्या गोल्फ खेलने के लिए जाता है? ना, घूमने के लिए, कुदरती चूहें, प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए वह गुलमर्ग में व्यक्ति बार बार जाने लगता है। तो इस तरह यहाँ गद्य नंबर 8 पूर्ण होता है। उसमें उस गद्य में स्वाध्याय में एक एक वाक्य में उत्तर, दो दो वाक्य में उत्तर, 5-6 वाक्य में उत्तर, पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए, यानी कि शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ऐसा उन गद्य के आधार पर मेरा प्रवास यानी कि प्रवास का जीवन में महत्व या प्रवास यात्रा वर्णन जैसा एक निबंध भी पूछा जा सकता है, यानी कि वह यात्रा वर्णन संबंधित, प्रवास संबंधित जीवन में प्रवास का महत्व, ऐसा एक निबंध भी पूछा जा सकता है। यहाँ गद्य नंबर 8 पूर्ण होता है। जय हिंद।